नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 10 उत्संयोजी रसायन एवं कार्बधातुक यौगिक। तो उत्संयोजी रसायन है क्या? अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्संयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उत्संयोजी रसायन कहलाता है। फिर आता है कार्बधातुक यौगिक। ऐसे यौगिक जो सीधे ऐसे यौगिक जिसमें धातु परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ऐसे सभी यौगिक कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्ब माने कार्बन, धातु माने धातु, यानी धातु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? कार्बधातुक यौगिक कहलाएगा। ध्यान से सुन ले। जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बधातुक यौगिक है, टेट्राएथिलेट कार्बधातुक यौगिक है। तो बहुत से कार्बन से सीधे धातु परमाणु जोड़कर यौगिक बनाए जाते हैं। उन सभी यौगिकों को हम कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उत्संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। भाग 1 में चलेंगे संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या उत्संयोजी यौगिक। तो ध्यान से सुने। ऐसे यौगिक या आणविक यौगिक जो अपने जलीय अवस्था या अन्य विलायकों में घोलने पर भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ऐसे सभी यौगिक संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु जो होता है उसके चारों ओर अन्य यौगिक उस संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे सभी यौगिक संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। फिर संकुल यौगिक के प्रकार। संकुल यौगिक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धन आयनिक संकुल यौगिक, दूसरा ऋण आयनिक संकुल यौगिक और उदासीन संकुल यौगिक तीसरा। 3 प्रकार के संकुल यौगिक होते हैं। तो धन आयनिक संकुल यौगिक क्या है? ऐसे संकुल यौगिक जिसमें धन आवेश उपस्थित होता है धन आयनिक संकुल यौगिक कहलाता है। धन आयनिक संकुल यौगिक कहलाता है। जैसे ध्यान से देखें, Fe(H2O) का होल 6 2 धन आवेश दिख रहा है, धन आयनिक संकुल यौगिक। और लिखना हो तो और लिख सकते हैं CuNH3 का होल 4 2 धन दिख रहा है। ध्यान से देखिए, धन यानी धन आवेश अगर संकुल यौगिक में दिखता हो, ऐसे सभी संकुल यौगिक धन आयनिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। फिर आता है ऋण आयनिक संकुल यौगिक। ऋण आयनिक संकुल यौगिक ऐसे संकुल यौगिक जिसमें ऋण आवेश उपस्थित होता है। ध्यान से देखिए, FeCl का होल 6 कोष्टक बंद 3 ऋण। ये क्या है? ऋण आवेश दिख रहा है तो ऋण संकुल यौगिक है। दूसरा लिख सकते हैं PtCl6 कोष्टक बंद 2 ऋण। तो इस प्रकार के सभी यौगिक क्या कहलाएंगे? संकुल यौगिक। कौन से संकुल यौगिक? ऋण आयनिक संकुल यौगिक। तीसरा है उदासीन संकुल यौगिक। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? उदासीन संकुल यौगिक। जैसे Fe(H2O) का होल 6 बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे यहां Cl3। अब यहां पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है। जब कोई आवेश नहीं दिख रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? संकुल यौगिक कहते हैं। अब इनको लिखा कैसे जाता है? ये है क्या? बड़ा कोष्टक। ये इनको सब क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें। ये जो बड़ा कोष्टक है, जो बड़े कोष्टक के अंदर सभी यौगिक होते हैं, इन बड़े कोष्टक को एक साथ उपसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। 2 भागों में बांट दिया गया है। बड़े कोष्टक के सभी भाग जो होते हैं उपसंयोजी क्षेत्र कहलाते हैं और शेष भाग जो होता है आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। इधर का भी जो होगा वो समन्वय क्षेत्र ही कहलाएगा। यहाँ का समन्वय क्षेत्र, इधर जैसे 8 सोडियम लिख दें या कुछ लिख दें, वो भी समन्वय क्षेत्र कहलाएगा। इसे उपसंयोजी क्षेत्र, आयनीकरण क्षेत्र, और यहाँ जैसे हम Na लिख दें यहाँ मान लो, तो ये हो जाएगा समन्वय क्षेत्र। तो इधर भी समन्वय क्षेत्र कह सकते हैं या उपसंयोजी क्षेत्र ही उसको हम कहेंगे। तो ये 2 भागों में पढ़ा जाता है। कौन? समन्वय क्षेत्र और आयनीकरण क्षेत्र। अब समन्वय क्षेत्र को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? वह धातु जो अन्य परमाणुओं या अन्य यौगिकों से उस संयोजन के द्वारा घिरा होता है, वह केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। फिर आता है छोटा कोष्टक है
तो समन्वय कोष्ठक उसको क्या कहेंगे, लिगेंड जिन कोष्टकों के अंदर स्थित होता है उन सबको हम समन्वय कोष्टक कहते हैं। छोटे कोष्टक के अंदर लिगेंड जो होते हैं यानी यौगिक जो छोटे कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं उस कोष्टक को हम क्या कहते हैं, समन्वय कोष्टक कहते हैं। इसे छोटे कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। फिर आता है लिगेंड। लिगेंड क्या है, ऐसे यौगिक या परमाणु आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो, उसको संयोजी बंध बनाता हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। फिर आता है समन्वय संख्या। एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या, एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी होती है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ NH3 है तो 4 NH3 यहाँ Cu से जुड़ा है तो इसकी समन्वय संख्या 4 है, ये कहलाती है समन्वय संख्या। तो इस प्रकार के हम लिख सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या संकुल यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उस पर उपस्थित मूल आयनों की संख्या, मूल आयनों पर कुल आवेश की संख्या जो होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे इसको अगर हम अलग करें CuSO4 तो ये SO4 में 2 ऋण है और Cu में 2 धन, तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, धन 2। Cu की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ SO4 पर 2 ऋण होता है तो ये इसके साथ जुड़ा है तो अलग होगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये रहा संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। संकुल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। संकुल यौगिक है क्या, इन संकुल यौगिकों को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इनसे संकुल यौगिकों के साथ जुड़े कुछ शब्द है क्या, उपसंयोजी क्षेत्र है, केंद्रीय धातु क्षेत्र, केंद्रीय धातु आयन है, लिगेंड है, समन्वय संख्या है, आयनीकरण क्षेत्र है। आयनीकरण क्षेत्र बड़े कोष्टक के बाहर जो भी यौगिक लिखे जाते हैं वह आयनीकरण क्षेत्र कहलाते हैं। यह धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निश्चित करते हैं जिससे धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होती है, पता चलती है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी तो इसके आधार पर लिखा जाता है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या जो होती है केंद्रीय धातु परमाणु की मूल तत्वों की परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे हमने लिखा, ध्यान से देखें, NiCN का होल ट्वाइस कोष्टक बंद, यहां पर लिख दिए एक ऋण। तो एक ऋण दिख रहा है यानी 2 ऋण CN पर। अब ये याद रखना है लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है मतलब धन आयनिक लिगेंड है कि ऋण आयनिक लिगेंड है कि उदासीन लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, तो उन लिगेंडों से हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो CN पर एक ऋण है तो यहाँ एक ऋण दिख रहा है, माने इससे एक ही जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर Ni की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होगी। यानी 2 ऋण CN लिखते हैं ना, CN साइनाइड, तो साइनाइड पर एक ऋण होता है। तो ये अभी लिखेंगे, बताएंगे कि लिगेंड कैसे याद करें। लिगेंड आप याद कर लेंगे तो नामकरण हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो लिगेंड हम बताएंगे, लिगेंड धन आयनिक लिगेंड, ऋण आयनिक लिगेंड और उदासीन लिगेंड होते हैं। तो उन और उसमें एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, खड़ दंतु लिगेंड, कीलेट लिगेंड, इनको भी हम आपको बताएंगे। तो ये ऑक्सीकरण संख्या इसमें पता चला, धन 1 हो गई। फिर अगर लिख दे यहां पर H2O का होल 6 Fi और यहाँ Cl3, तो धन आयनिक ऋण आयनिक जब हम अलग करते हैं तो ये Cl अलग होगा, इस प्रकार से बनेंगे। तो ये अलग होगा तो इस पर 3 ऋण दिखेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 3 धन आ जाएगा। तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, Fi की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी धन 3 होगी, यानी 3 धन हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी। जैसे हमने इसको अलग किया, जब इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Fi H2O का होल 6 बड़ा कोष्टक, तो यहां 3 धन आ जाएगा और ये अलग होगा Cl ऋण, यानी 3 Cl ऋण परमाणु अवस्था में आयनों में वियोजित हुआ। तो ये इस प्रकार से होगा। तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fa की जो ये धन 3 दिख रही है ये Fa की ऑक्सीकरण संख्या है क्योंकि H2O उदासीन है। तो यहाँ पर यौगिक जो लिगेंड होते हैं धन आयनिक ऋण आयनिक लिगेंडों को आपको याद करना है। तो इसको हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, हम आपको बताएंगे धन आयनिक लिगेंड, ऋण आयनिक लिगेंड, नाम, आयु नाम कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं।
तो ये रहा आपका उष्ण संयोजी यौगिक और कार्बधात्विक यौगिक आगे बढ़ाएंगे। तो संकुल यौगिक आशा कि आपके समझ में आ गया होगा कि इनको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। अब इन्हीं का हम आपको बताएंगे नामकरण कैसे किया जाता है, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। ध्यान रखें। इस तब तक के लिए धन्यवाद।